अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अगर हो सके तो मुझे मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। अगर किसी भी वजह से आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जानने वालों में इस चैनल को शेयर करके इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी हमें हमारे एक जानने वाले हैं उन्होंने शेयर की है और मैं कोशिश करूँगा उनकी ही ज़बानी ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरा नाम आबिद है और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये हमारे परदादा के साथ प्री पार्टीशन यानी इंडिया और पाकिस्तान बनने से पहले पेश आई थी। हमारे जो परदादा थे वो बुनियादी तौर पे एक हकीम के तौर पे काम किया करते थे और अक्सर ऐसा होता कि उनको इलाज के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव या दूसरे शहर सफ़र करना पड़ता था। बुनियादी तौर पे जो उनका ताल्लुक़ था वो जालंधर से था। तो वैसे ही प्री पार्टीशन यानी 1930-35 का टाइम चल रहा था तो उनको किसी बहुत बड़े आदमी की तरफ से या आप कह सकते हैं किसी राजा महाराजा की तरफ से एक रिक्वेस्ट मौसूल हुई कि उनका कोई जानने वाला है जो फला फला गांव में बीमार है, अगर हो सके तो आप वहाँ पे चले जाएं, उसका इलाज करने की कोशिश करें। इसके अवज़ ना सिर्फ आपको मुआवजा दिया जाएगा बल्कि आपके जाने आने में जितना भी खर्चा होगा वो खर्चा भी वही राजा या महाराजा बर्दाश्त करेंगे। अब ये जो हमारे परदादा थे जिनको हकीम साहब कहा जाता था, जब उनको इस तरह से ये ऑफ़र मिली और उनको मरीज़ के बारे में सारी सिचुएशन बताई गई तो उन्होंने इरादा किया कि मैं इस मरीज़ की जितनी बेहतर तरीके से खिदमत हो सकती है वो करने की या उसको सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसी इरादे से इनका जो भी सामान था ये सारा का सारा सामान इन्होंने तैयार किया और अपने गांव से उस गांव के लिए रवाना हो गए। अब पुराना दौर था, सादा लोग थे, ना ट्रांसपोर्ट मौजूद थी, ना ही इतने ज़्यादा ज़राए मौजूद थे। आम तौर पे लोग पैदल या फिर घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी के ज़रिए सफ़र किया करते थे। शादो नादिर ही किसी के पास साइकिल या इस तरह की कोई सवारी मौजूद हुआ करती थी। खैर, हकीम साहब जब अपने गांव से उस गांव के लिए रवाना हुए तो इनका ख्याल था कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं उस जगह, उस गांव में उस मरीज़ के पास पहुंच जाऊंगा। इनका इरादा यही था कि रात में जो भी सन्नाटा होता है या मगरिब के बाद जो भी अंधेरा हुआ करता है उस अंधेरे में ये सफ़र नहीं करेंगे। ये दिन के टाइम में यानी सूरज निकलने के बाद सफ़र का आगाज़ करेंगे और जहाँ पे भी सूरज डूबेगा तो वहीं पे ही अपनी पोटली पे सर रख के आराम करेंगे और इसी तरह अपनी मंजिल पे खैरियत से पहुंच जाएंगे। जब इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया तो सुबह का टाइम हो रहा था और इस सफ़र पे चलते चलते बिलाखिर देखते ही देखते ऐसा लगने लगा कि जैसे सूरज डूबना शुरू हो चुका है। उस वक्त ये जिस जगह मौजूद थे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जंगल नुमा जगह है। चारों तरफ मुकम्मल तौर पे वीराना था, दरख्त ही दरख्त मौजूद थे। हाँ, दूर लेफ़्ट साइड पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी सी झील मौजूद है। अच्छी बात ये थी कि चाँद की शायद 14वीं तारीख थी और उस 14वीं तारीख की वजह से ये जो पूरा एरिया था या जितना भी हिस्सा था ये चाँद की रोशनी की वजह से थोड़ा बहुत रोशन हुआ हुआ था। खैर, इन्होंने जैसे ही मगरिब का टाइम हुआ तो इन्होंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और इनके पास खाने के लिए
जो भी चीज़ें मौजूद थीं वो रात के खाने के तौर पे इन्होंने खाना शुरू की। और खाना खाने के बाद इन्होंने पोटली के ऊपर सर रखा और सोने की तैयारी करने लगे। हकीम साहब बताते हैं कि अभी मैंने आंखें बंद ही की थीं कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अतराफ़ में कुछ अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुई हैं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई चल रहा है या कोई बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रहा है, जबकि कभी ऐसा लगता कि पत्तों के दरमियान या दरख्तों के झुरमुट में कोई मौजूद है जो मुसलसल इनको देखने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरानिए में जबकि उस वजूद को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, हकीम साहब बताते हैं कि एकदम से इनको पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हुई। अब जैसे ही इनको पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हुई तो जिस सिम से ये आवाज़ आ रही थी इन्होंने उस सिम का तयन करना शुरू किया। जब इन्होंने उस सिम का तयन किया तो ये जो पायल या घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी ये ऐसा लग रहा था कि उस झील या जो भी नदी थी उसकी तरफ से आना शुरू हुई है। और अब लगने लगा है कि उस झील की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता करके कोई इनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वो जो वजूद था जो मुसलसल इनकी तरफ बढ़ रहा था, पहला इंप्रेशन यही था कि उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और शायद ये कोई औरत है जो उस नदी या झील की तरफ से चलना शुरू हुई है और मुसलसल इनकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। अजीब बात यह थी कि वो जो भी औरत थी जैसे जैसे इनकी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके पाँव रखने पे पायल या घुंघरुओं की आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी। यानी ये तो कन्फर्म हो चुका था कि जो भी औरत इनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है उसने पायल या घुंघरू पहन रखे हैं। इसी तरह बिला आखिर जब वो जो औरत थी मुकम्मल तौर पे इनके करीब और इनके सामने आ गई और जब इनके और उस औरत के दरमियान जो फासला था वो कम होके 8 या 10 फीट का फासला रह गया तो सबसे पहले उन्होंने इस औरत के चेहरे के ऊपर गौर करना शुरू किया। हकीम साहब बताते हैं कि वो जो औरत थी उसके चेहरे पे इस कदर मासूमियत मौजूद थी, ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सबसे मासूम और सबसे हसीन तरीन औरत हकीम साहब के सामने आके खड़ी हो चुकी है। कुछ अजीब सी शरारती सी मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे पे मौजूद थी और ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार कर रखा है। उसका जो लिबास था वो इस कदर लंबा था कि वो बाकायदा ज़मीन को छू रहा था, जैसे कि गए वक्तों में मलकाओं के या शहजादियों के लिबास हुआ करते थे। खैर इसी दौरानिए में जब वो इनके तकरीबन 8 या 10 फीट के फासले तक पहुंच चुकी थी तो इन्होंने उस औरत से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और इतनी रात में इस वीराने में क्या कर रही हो। अब जैसे ही इन्होंने ये सवाल उस औरत से पूछा तो बजाय इसके कि वो जो औरत थी वो इनके सवाल का जवाब देती, उसने अजीब तरीके से इनको देख के हंसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस औरत का जो चेहरा था जो कि बहुत मासूम, बहुत ही हसीन और जमील चेहरा था, ऐसा लग रहा था जैसे अब किसी खौफनाक औरत की शक्ल में तब्दील हो चुका है। इसी दौरानिए में जब उसने चलना शुरू किया तो अब के बार उसकी जो चाल थी वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लंगड़ा के या किसी अजीब तरीके से चलना शुरू हो चुकी है। और ना सिर्फ वो चल रही थी बल्कि अब वो मुसलसल हकीम साहब की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। हकीम साहब बताते हैं कि जब वो चल रही थी और इस दौरानिए में जब उसका जो लिबास है वो ज़मीन से ऊंचा हो रहा था तो मेरी नज़र एकदम से उस औरत के पैरों पे पड़ी। और जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों पे पड़ी तो मैंने देखा कि उस औरत के जो पैर थे वो उल्टे पांव थे।
उसकी जो एड़ियाँ थीं वो आगे की तरफ थीं, जबकि उसकी जो उंगलियां थीं वो पीछे की तरफ थीं। अब पुराने दौर के लोग थे, बहुत ज़्यादा बहादुर हुआ करते थे। हालांकि इनको अंदाज़ा हो चुका था कि इनके सामने जो मखलूक मौजूद है वो यकीनन या तो पिछल पैरी है या फिर चुड़ैल है। लेकिन इन्होंने बजाय इसके ये डरते या वहाँ से भागना शुरू करते। जो भी कुरानी आयत इनको आया करती थीं, ना सिर्फ उसकी इन्होंने तिलावत शुरू कर दी, बल्कि इत्तफाक से उस दौर में भी इनके पास आब ज़मज़म मौजूद था और ये पानी उन्होंने उस औरत की तरफ छिड़कना या फेंकना शुरू किया। जैसे ही इन्होंने इस तरह से करना शुरू किया तो देखते ही देखते वो जो भी चुड़ैल थी वो ना सिर्फ पलटी, बल्कि एकदम से दरख्तों या पेड़ों के झुरमुट में देखते ही देखते गायब हो गई। और ये जो इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं ये इनके फादर का इंसिडेंट है। ये बताते हैं कि 1993-94 में इनके फादर एक विलेज में रहा करते थे। अब जब इनके फादर ने इंटरमीडिएट किया तो इनके फादर ने कोशिश शुरू कर दी कि इनको किसी इदारे में या किसी जगह पे कोई अच्छी नौकरी मिल सके। काफ़ी कोशिशों के बाद जब इनको यहाँ पे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली या कोई अच्छा ऑप्शन नज़र नहीं आया तो इनके फादर ने सोचा कि विलेज से बाहर निकल के जो सबसे करीब शहर है या सबसे करीब जगह है जो कि जालंधर थी, वहाँ पे जाके क्यों ना जॉब की जाए। अब ये वहाँ से बाहर निकले, शहर में जाके जॉब की तलाश शुरू की और काफ़ी तगोदोग के बाद इनको एक जॉब ऑफ़र की गई। और इनको जो जॉब ऑफ़र की गई थी वो बेसिकली एक कैशियर की नौकरी थी और इनके जो वर्किंग आवर्स थे दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक थे। रात 12 बजे जो इनका इदारा था या इनकी जो शॉप थी, जब वो बंद हो जाती थी तो उसके बाद इनके फादर एक लंबा ट्रैवल करके वापस अपने घर या अपने गांव आया करते थे। इनके फादर की कोशिश ये होती थी कि वहाँ से एक ट्रेन पकड़ लें और ट्रेन पकड़ने के बाद 1.5 से 2 घंटे का जो रास्ता है वो तय करने के बाद वापस आ जाएं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो इनके सेठ थे या जो इनके बॉस थे, उन्होंने इनके फादर को कहा कि आज आपको देर तक रुकना पड़ेगा क्योंकि कुछ मामलात हैं जो निपटाने हैं, कुछ काम हैं जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग हैं। अब इनके फादर क्योंकि न्यूली अपॉइंटेड थे, न्यू ज्वाइन किया था, तो वो किसी भी किस्म की बहस या मुबाहसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जैसे इनसे रिक्वेस्ट की गई थी या जैसा इनको कहा गया था वैसे ही इन्होंने किया। इनका जो भी काम था वो इन्होंने कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद निकलते निकलते इनको रात के 1 या 1:30 बज गए। अब ये बड़ी परेशानी में थे क्योंकि इस शहर में, इस जगह पे इनका कोई जानने वाला भी नहीं था और इनके पास एक ही ऑप्शन था और वो ऑप्शन ये था कि वापस ट्रेन पकड़ें या कोई बस तलाश करें जो इनके गांव की तरफ या इनके गांव जाती हो। काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके ये ट्रेन स्टेशन पहुँचे। वहाँ जाके इनको पता चला कि अब से ठीक आधे घंटे के बाद यानी तकरीबन 2:30 बजे एक ट्रेन आएगी और वो जो ट्रेन है वो इनके गांव के करीब से गुजरेगी। अब ऑप्शन क्योंकि लिमिटेड थे, लिहाजा इन्होंने कहा कि मैं वेट कर लेता हूँ और काफ़ी देर वेट करने के बाद जब वो ट्रेन आई तो इस ट्रेन के अंदर सवार हो गए। रात का टाइम था, इतने लोग मौजूद नहीं थे, दूर दूर तक सन्नाटा था। इक्का दुक्का लोग ट्रेन से उतरे और इक्का दुक्का लोग ट्रेन के अंदर सवार हुए। इनके फादर की जो बर्थ नंबर थी वो 602 थी, लिहाजा ये उस ट्रेन के अंदर सवार हुए, अपनी बर्थ तलाश की, वहाँ जाके बैठ गए। ये बहुत खुश थे कि इनको एक ट्रेन मिल चुकी थी। बिला आखिर देर से ही सही ये अपने घर पहुँच जाते। तकरीबन 15 मिनट के इंतज़ार के बाद वो ट्रेन चलना शुरू हुई और जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो शहर था ये पूरा का पूरा शहर ख़त्म हुआ और फिर एक वीरान सा इलाका या वीराना शुरू हुआ। अब जैसे ही वो वीरान सा इलाका या वीराना शुरू हुआ जहाँ पे चारों तरफ कुछ भी मौजूद नहीं था, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि किसी सहरा से या किसी बंजर जगह से ये ट्रेन गुज़र रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनके फादर ने महसूस किया कि उनको मुसलसल किसी के गुनगुनाने की या गाना गाने की आवाज़ आ रही है। पहले तो वो समझे कि नॉर्मली ऐसा हुआ करता है, अक्सर लोग ट्रेन में गुनगुनाते हैं, एंजॉय करते हैं, महजूज होते हैं।
लिहाजा इनके जो फादर थे वो उसको इग्नोर करने लगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो गुनगुनाने की आवाज़ थी, ये जो गाना गाने की आवाज़ थी, ये बढ़ती चली जा रही थी। और ये जो आवाज़ थी ये किसी औरत की या किसी लड़की की आवाज़ थी, और ये बहुत ही सुरीली आवाज़ थी। और ये इस कदर सुरीली आवाज़ थी कि ऐसा लग रहा था कि इनके कानों में कोई शहद घोल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये उस आवाज़ के सहर में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। एक सुकून है जो इस आवाज़ के अंदर मौजूद है। काफ़ी देर तक ये इस आवाज़ को सुनते रहे, बाहर के नज़ारों से मुस्तफ़ीद होते रहे, और बिलाखिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जब इन्होंने सोचा या इन्होंने कोशिश की कि अब मैं जाके देखूं कि आखिर ये कौन लड़की है, कौन हसीना है, कौन दोशीज़ा है जो इस कदर सहर अंगेज़ अंदाज में गुनगुना रही है कि जो भी इसको सुने तो सुनता चला जाए। इन्होंने उठ के अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये ट्रेन के अंदर बढ़ते चले गए। अभी इन्होंने एक डब्बा ही क्रॉस किया था कि इन्होंने देखा कि नेक्स्ट डब्बे के अंदर दो औरतें हैं जो बैठी हुई हैं। उन्होंने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है। उन दोनों औरतों के बाल खुले हुए हैं, और बज़ाहिर पीछे से देखने से ऐसा लगता है ये बहुत लंबी जुल्फ़ें हैं या बहुत घने बाल हैं। और साथ साथ इन दोनों में से एक औरत की गोद में एक बच्चा मौजूद है। खैर, जब इन्होंने ये मंजर देखा तो इन्होंने सोचा कि मैं आगे जाके देखता हूँ और इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि आखिर इतना सुरीला ये कैसे गुनगुना लेती हैं, या कम से कम जाके इनकी तारीफ़ तो करता हूँ। अब जैसे ही इनके फादर उन दोनों औरतों के सामने गए तो वो जो औरतें थी इनके फादर को देख के मुस्कुराने लगी, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उनकी मुस्कुराहट के अंदर कोई शरारत मौजूद है। अब जब इनके फादर ने उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखा कि उनकी मुस्कुराहट के अंदर शरारत दिखी, तो इनका दिल चाहा कि बात से बात बढ़े और इनसे मैं बात करूं। लिहाजा वो जो दो औरतें थीं उनके सामने जो सीट खाली थी ये वहाँ जाके बैठ गए, उनको देख के मुस्कुराने लगे। अब वो जो दो औरतें थीं वो भी इनको देख के मज़ीद मुस्कुराने लगीं। इस तरह बज़ाहिर ऐसा लगने लगा कि उन औरतों को भी इनके अपने सामने बैठने पे कोई एतराज़ नहीं है। खैर, इतना बेतकल्लुफ़ाना रवैया देख के इनके जो फादर थे उनका जो हौसला था वो बढ़ चुका था, और वो इनसे बात करने लगे थे। वो उनसे कहने लगे कि आप लोग कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, और इतनी सुरीली आवाज़ आप दोनों में से किसकी है। इनका ये सवाल सुन के वो जो दो औरतें थीं वो कुछ ना बोली, और उनमें से जो एक औरत थी वो दोबारा गुनगुनाने लगी। और ये बताते हैं कि उस औरत के गुनगुनाने में इस कदर सहर था, इस कदर सुकून था, या इस कदर राहत थी कि ऐसा दिल चाह रहा था कि मुसलसल उसकी आवाज़ सुनते चले जाएं। अब जब इनके फादर मुसलसल वो आवाज़ सुन रहे थे तो आवाज़ सुनते सुनते उनको गुनूदगी का एहसास होने लगा। ऐसा लगने लगा कि बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून में है, और आहिस्ता आहिस्ता करके नींद की तरफ जा रहे हैं। ये बताते हैं कि जैसे ही इनके फादर नींद की तरफ जाने लगे या गुनूदगी में जाने लगे तो एकदम से ट्रेन की विसिल बजी, और जैसे ही ट्रेन की विसिल बजी तो एकदम से ये होश में आए, और जैसे ही इन्होंने आंखें खोली तो इनकी सबसे पहले नज़र उन औरतों के पाँव पे पड़ी। और जैसे ही इनकी नज़र उन औरतों के पाँव पे पड़ी तो इनके फादर ने देखा कि वो जो दोनों औरतें हैं उन दोनों के जो पाँव हैं वो उल्टे हैं, यानी इन दोनों के पाँव रिवर्स फीट हैं। अब ये देख के इनके फादर को मामले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ, और एकदम से वो खड़े हो गए। और जैसे ही वो खड़े हुए तो वो जो औरतें थीं वो बाकायदा हंसने लगीं। वो कहने लगीं कि अभी तो आके बैठे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं आप। ये सुन के इनके जो फादर थे वो जितना तेज़ भाग सकते थे उस डब्बे से भागे, और वापस अपनी जो बर्थ थी वहाँ पे आके बैठे, और जो भी इनको अपने रिलीजन के मुताबिक चीज़ें आती थी वो इन्होंने पढ़ना शुरू की। इनके फादर मुसलसल खौफ का शिकार थे, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कभी भी वो दोनों औरतें इनके पीछे आके खड़ी हो जाएंगी या इनको आके कुछ कहेंगी। लेकिन मुसलसल क्योंकि वो कुछ पढ़ रहे थे तो जैसे तैसे करके ये सफ़र तमाम हुआ। इनके फादर अपने स्टेशन पे उतरे, और वहाँ से जितना तेज़ हो सकता था ये भाग के अपने घर पहुँचे। और जब इनके फादर घर पहुँचे तो उनको शदीद बुखार हो चुका था। तकरीबन 1 हफ़्ते तक वो शदीद बीमार रहे, और उसके बाद से उन्होंने तौबा कर ली थी कि रात में, ख़ास तौर पे इतनी रात में, वो इस ट्रेन में कभी भी ट्रैवल नहीं करेंगे।